नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। लोकसभा में आज गोवा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े बिल पर होगी चर्चा, तो वहीं राज्यसभा में पेश होंगे बैंकिंग और आपदा से जुड़े संशोधन विधेयक। बीजिंग में आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से करेंगे बातचीत। एलएसी पर समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंध बहाल करने पर होगा जोर। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति और होगी मजबूत। विशाखापट्टनम में आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस निर्देशक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। रूस अपने रासायनिक सुरक्षा बल के प्रमुख की हत्या का लेगा बदला। यूक्रेन ने जनरल इगोर की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। और ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें दिन बारिश के कारण रुका मैच। आज भारत की पहली पारी 260 रन पर सिमटी। खेल के 5वें दिन आज जल्द ही लिया जाएगा लंच। तो बुलेटिन को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। बीते दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ संविधान पर चर्चा पूरी हो गई। आज से 20 दिसंबर तक संसद की सामान्य कार्यवाही चलेगी। लोकसभा में आज 4 और राज्यसभा में 2 बिल चर्चा के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में आज गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य गोवा में जनजातीय समुदायों को प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लोकसभा में जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मालवाहक अधिनियम 2024 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन बिल 2024 सदन के सामने रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास करने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन के विचार के लिए रखेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। और संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासन में संविधान में संशोधन किए गए, लेकिन दोनों के शासन में किए गए संशोधन का मकसद अलग था। इसी से पार्टी के संविधान के प्रति विश्वास व्यक्त होता है। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। अमित शाह ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वे जीतते हैं तब ईवीएम को सही कहते हैं और जब हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न खड़े करते हैं। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया, और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है, और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से संविधान का मुद्दा बनाकर और झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का मुद्दा। और संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के गौरवशाली अतीत पर पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में चर्चा हुई। राज्यसभा में सोमवार को शुरू हुई चर्चा मंगलवार तक चली। इस दौरान सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप बरसाए, लेकिन बहस के दौरान अतीत को खंगालने की भी कोशिश की गई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा राज्यसभा में विशेष चर्चा के दूसरे दिन जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर व्यंग्यबाण चलाए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत की और आर्टिकल 356 के दुरुपयोग के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई चुनी हुई सरकारों को गिराकर अनेक राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव की स्थिति ला दी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कांग्रेस के कार्यकाल पर चुटकी ली। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानो का जजमेंट आया, लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम ये आपने किया है। हमने उसको आगे बढ़ाकर 3 तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया। सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों ने जहां विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वहीं विपक्षी सांसदों ने ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयर समेत अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए आप राज्यों की समकक्षता इक्विवेलेंस को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी को हटाया इंदिरा जी ही नहीं था। न हमने हटाया न आपने हटाया। अब देश में अघोषित इमरजेंसी है। एक लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय और तमाम क्षेत्रीय दलों के सांसदों को राज्यसभा में संविधान के गौरवशाली अतीत पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिला। सत्ता और विपक्ष में टकराव के बावजूद भी बहस में विचारों का आदान प्रदान लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। स्वस्थ लोकतंत्र में बहस, विमर्श और वोट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें नए विचारों का सृजन भी होता है। शैलेंद्र, ऋषि कुमार, कुमार आलोक के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम 5 साल तक विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर एक साथ इलेक्शन होते तो 5 साल तक कम से कम विदाउट एनी हर्डल विकास के काम हो सकेंगे। विकास के दृष्टि से एक ठोस कार्यक्रम लेकर के सभी सरकारें चल सकती है। पहले यही होता था ना, 7 चुनाव होते थे, क्यों बदलने लगा, मध्यावधि चुनाव क्यों हुए, ये सब
बातें हैं, लेकिन अब अगर ये एक परिस्थिति आती है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं, ये अगर सब सोचेंगे तो मुझे लगता है कोई विरोध नहीं करेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय बीजिंग में हैं, जहां पर वो आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच ये 23वें दौर की वार्ता होगी। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी रहेंगे। LAC पर सैनिकों की वापसी से जो तनाव कम हुआ है, उसके बाद अब कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये डायलॉग भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने का एक मंच है। पिछली बार ये बातचीत दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद से गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण ये वार्ता निलंबित कर दी गई थी। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से चल रहे मौजूदा तनाव को समाप्त करने के बाद ये वार्ता होने जा रही है। और नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण पोत का वजन लगभग 3,800 टन है और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का ये नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। और अब अगली खबर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। कैश फॉर जॉब्स बयान को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत की ओर से दाखिल मानहानि मामले में गोवा की अदालत ने सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। सुलक्षणा सावंत ने कथित तौर पर कैश फॉर जॉब घोटाले में उनका नाम लेने के लिए संजय सिंह से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अदालत ने संजय सिंह से 10 जनवरी 2025 तक नोटिस का जवाब देने को कहा। और संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर कल विद्युत विभाग के द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मीटर लगा दिया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए उत्तरी संभल के अपर पुलिस अधीक्षक शेष चंद्र ने बताया है कि विद्युत विभाग ने मीटर लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की थी, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से अपना कार्य पूरा कर सके। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी तैनात है। हमारे साथ एएसपी श्रीचंद्र जी मौजूद हैं। श्री चंद्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस बल क्यों? नहीं, विद्युत विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी और इसीलिए पुलिस बल के साथ हम उपस्थित हैं, जिससे कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो पाए। सर, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर के बाहर मीटर लगाने के लिए आपको नहीं लगता है कि बहुत संख्या में पुलिस बल लगाया गया है? क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और जिससे भी किसी भी प्रकार की अशांति न हो और इसीलिए फोर्स है। क्या बिजली चोरी का कोई मामला था जिसके चलते ये कदम उठाया गया है? यह विद्युत विभाग ही बताएगा और बाकी पुलिस बल है, सुरक्षा हेतु है। तो पुलिस बल यहाँ पर सुरक्षा हेतु है। आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई चल रही है। खासकर अगर बात की जाए बिजली चोरी की या अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते अब सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। और आपको बता दें कि हर साल लाखों करोड़ों किसानों को केमिकल युक्त कीटनाशकों और दवाओं के संपर्क में आकर त्वचा, सांस समेत अन्य तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो जाते हैं। इन खतरों से किसानों को बचाने के लिए कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया गया है।
किसान कवच पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। देश का किसान फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई करने तक कई समस्याओं से जूझता है। ऐसी ही एक समस्या है कीटनाशकों का छिड़काव, जिसमें किसान के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। ऐसे में किसान के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए किसान कवच नाम से एक ऐसे स्वदेशी बॉडी सूट को बनाया गया है जो किसानों को कीटनाशकों और दवाओं के प्रभाव से बचाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी सदा कृषि क्षेत्र से जुड़े सज्जनों के लिए चिंतित रहते हैं और इस सरकार ने समय समय पर अनेकों ऐसे प्रावधान लाए हैं, चाहे वो किसान बीमा था, चाहे एमएसपी था और भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स। तो उसी दृष्टि से इस विभाग की ओर से एक विनम्र भेंट हम कृषि जगत के अपने साथियों को इस सारी टोली की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं। हर साल लाखों किसान केमिकल युक्त कीटनाशकों और दवाओं के संपर्क में आकर त्वचा, सांस समेत अन्य तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में ये किसान कवच किसानों के लिए बड़ी राहत बनेगा। किसान कवच को बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मदद से स्वदेशी कंपनी ने विकसित किया है। इस किसान कवच के बनने से किसान काफी खुश नजर आए। आज इस संस्थान ने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक किट हमें प्रोवाइड करवाई जो आज माननीय मंत्री जी श्री जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है, किसान कवच। मैं कहता हूं कि ये सभी किसानों के लिए एक वरदान है। सेहत है तो सब कुछ है। देश में लगभग 65% लोग सीधे कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। कीटनाशकों में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो मानव शरीर को खतरनाक बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। ऐसे में ये किसान कवच वरदान साबित होगा। किसान कवच को आसानी से धोया जा सकता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कवच का इस्तेमाल किसान कम से कम 1 साल तक कर सकते हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-नवंबर अवधि में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सालाना आधार पर करीब दोगुनी होकर 15 गीगावाट हो गई है। ये 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक असाधारण रास्ता तैयार किया है। इंडिया इज लीडिंग द ग्लोब नाउ। भारत अभी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी में वी आर लीडिंग। So it is not only keenly watched by the world, but also adopted by the several countries. That's why even International Solar Alliance, to make the formal setup for the collaboration, more than 120 countries have signed to ISA framework agreement. We are the only G20 nation to have ensured our sustainable development goals made at the Paris climate change in 2015 were fulfilled even before the deadline. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न में दर्ज आय और लेन देन के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया है। CBDT ने ऐसे करदाताओं को SMS या फिर ईमेल के जरिए अलर्ट किया है जिन्होंने ITR में आय का पूरा खुलासा नहीं किया है। CBDT ने ये शुरुआत पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और नियम को आसान बनाने के लिए की है ताकि टैक्स पेयर्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस मौके का फायदा उठा सकें और सही समय पर इनकम टैक्स से जुड़ा अपना काम निपटा सकें। करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए करदाता 31 मार्च 2025 की तक अपडेट ITR दाखिल कर सकते हैं।
और मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में स्थित नर्मदालय संस्था द्वारा ग्रामीणों और किसानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाण अभ्युदय संस्था नर्मदालय द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको किसान अधिवेशन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पर्यावरण के अनुकूल, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और सस्ते दामों में ही उपलब्ध होने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। यहाँ रखा हुआ है, ये इसमें होल है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो ये चूल्हे में जलाने के लिए है, इसमें अगर ये छोटा वाला बनाएंगे तो इसको हवन में या धूप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने के लिए हमने ये वाली मशीन यूज़ की है, और ये मशीन बिजली के बिना मतलब हाथ से चलेगी। इसमें जो भी हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट आता है या फसल काटने के बाद जो बचता है काड़ी कचरा, वो बारीक करके और इसमें गाय या भैंस के गोबर के साथ मिलाकर बनाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में नागपुर की VNIT संस्था द्वारा गांव के किसानों के लिए बहुत ही किफायती आवश्यक कुछ औजार भी प्रदर्शित किए गए। हम लोगों ने एक छोटे छोटे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे कुम्हारों के लिए लगने वाली एक टूल किट बनाई है, और फार्मर्स या आप किसानों को लगने वाली कुछ नीड बेस्ड औजारों को बनाया है हम लोगों ने, जो सस्ती भी है उनके लिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम आसानी से हो रहा है, फिनिश अच्छी आ रही है, एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जब वो उनको व्हील देते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर, तो इसके साथ ये पॉटरी किट भी उनको दी जाए। फिर कुछ किसानों को लगने वाले सहूलियत के हिसाब से औजारों को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो ये है गन्ने को काटने का और उसकी पत्ती निकालने के लिए बनाया हुआ औजार। एक ही औजार से दोनों काम होते हैं, आपका गन्ना भी कट जाएगा और आपकी पत्ती भी आसानी से उससे निकल जाएगी। आधे से ज़्यादा काम जो औरतें करती है या किसान करते हैं खेत में, वो बैठ के करते हैं, तो उनको पीठ के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं। तो आप देखोगे ये एक सिंपल सा घास कटर है, खड़े होके भी इससे आप इसका घास आसानी से काट सकते हो। एक साइकिल बनाई है जो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर है, एंड ये स्मार्ट साइकिल है, मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो सोलर से भी होंगी, बैटरी से भी होंगी एंड पैडलिंग से होंगी। वो नियरली 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर एक कंप्लीट चार्ज पे जाती है, एंड इसकी जो स्पीड है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर वो करती है। गांव में आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां एक ओर गांव का किसान सशक्त हो रहा है, तो वहीं शिक्षित युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। लता वशिष्ठ, DD न्यूज। और बात करें खेल की, तो गावा के मैदान पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज 5वां दिन है। भारतीय टीम 260 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बारिश के कारण फिलहाल 5वें दिन का खेल रुका हुआ है। बारिश के कारण 5वें दिन का लंच पहले ले लिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे मुहिम की शुरुआत की, और इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री के साथ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, सांसद तेजस्वी सूर्या ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रायसीना हिल्स तक साइकिलिंग करते हुए फिट इंडिया का संदेश दिया। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे ले जाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे मुहिम की शुरुआत की। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रायसीना हिल्स तक साइकिलिंग करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने लोगों को साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, सांसद तेजस्वी सूर्या सहित मुक्केबाज नीतू घनघस, प्रीति पवार और पैरालंपियन सिमरन शर्मा मौजूद रहीं। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया के संदेश को दोहराते हुए अपने दैनिक जीवन में साइकिलिंग के उपयोग को शामिल करने का आह्वान किया। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सब लोग फिट रहे
फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाए और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साइकिलिंग सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। साइकिलिंग हमें फिट भी रखता है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और फिट इंडिया के नारे को भी साकार करता है। इसलिए चलो हम सब लोग हर मंडे सुबह में 7 बजे साइकिलिंग करें और प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया के स्वप्न को साकार करें। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे अभियान को लेकर कहा कि यह मुहिम स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी अहम है। आज के इस सब अगर हम देखें क्लाइमेट वाइज देखें, खुद के हेल्थ के वाइज देखें, तो युवाओं को साइकिल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम, अगर हमारे पास समय नहीं है कि हम जिम जा सके या हम कुछ योगा कर सके, तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा साइकिलिंग भी अगर हम कर लेते तो हमारी हेल्थ के ऊपर हम काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने भी इस मुहिम की जमकर सराहना की। फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट जैसे मेंटली भी हम लोग फोकस रहते हैं और फिजिकली भी हमारे हेल्थ में बहुत चेंजेस आते हैं अगर हम फिट हैं तो साइकिलिंग उसका एक जरिया है कि हम डेली साइकिलिंग करें तो हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। ये काफ़ी अच्छी पहल है। एक तो पोल्यूशन फ्री इंडिया बनाने के लिए और एक फिट इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएं, तो उसमें सबसे जरूरी चीज है कि हम सब फिट रहें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि सब बढ़ चढ़ के अपना साइकिलिंग में या जो भी वो फिटनेस कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में की थी और फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे अभियान फिट इंडिया मुहिम का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह अभियान स्वस्थ जीवन शैली के साथ आम जन को पर्यावरण के प्रति भी सचेत करेगी। फिट इंडिया ट्यूसडे मुहिम की शुरुआत पूरे देश भर में जोश, जज्बे और उत्साह के साथ हुई। इस मुहिम का लक्ष्य जहां एक और फिटनेस के संदेश को आगे ले जाना है, तो वहीं स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के मैसेज को भी आगे बढ़ाना है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।